तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया फिल्म जिसका नाम है द मिस्ट्रेस। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो कि काफी बढ़िया है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। एंड का जो ट्विस्ट है ना वो बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है पार्कर और मैडलिन यानी कि मैडी को दिखाते हुए, जिनकी हाल ही में ही शादी हुई थी और अपना ड्रीम हाउस वो बाय कर लेते हैं। मैडी इस घर से बहुत खुश होती है और पार्कर भी काफी खुश था। वो लोग धीरे धीरे घर सेटअप करते हैं, सजाते हैं और एक दिन उनसे मिलने उनकी नेबर डॉन आती है जो कि काफी फ्रेंडली टाइप की बबली सी लड़की है और वो उनसे बात करने लगती है, अपने बारे में बताती है, उनके बारे में पूछती है और वो एक पार्ट टाइम ब्लॉगर भी होती है, सॉन्ग लिखती है, बेबी सिटिंग भी करती है और कभी कभी मॉडलिंग भी करती है। और बातों ही बातों में वो पूछती है कि क्या ये हॉन्टेड है और हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। लेकिन मैडी हॉन्टेड चीजों को लेकर थोड़ी सेंसिटिव थी और उसे डॉन का ज्यादा क्लोज होना पसंद नहीं आता, तो वो पार्कर से कहकर उसे अभी घर भिजवा देती है। अब वो लोग घर और सेटअप करते हैं और पार्कर एक राइटर है जिसे उसका एजेंट रॉब न्यू किताब का एडवांस दिलवा चुका है, तो वो अपनी नई किताब पर काम कर रहा है जिसके सब्जेक्ट्स आइडिया सोचने में उसे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। खैर वो घर में थोड़ा और घूमता है और एटिक चेक करता है तो उसे वहाँ पर थोड़ा बहुत पुराना सामान मिलता है जो कि यहाँ के शायद से ओरिजिनल ओनर्स का होगा और ये घर लगभग 100 साल पुराना था। अब उसे एटिक में रखी हुई एक रॉकिंग चेयर और एक क्रेडल मिलता है और साथ ही साथ उसे एक प्लेट कैमरा मिलता है जो कि लगभग 100 साल ही पुराना था। खैर वो उस कैमरा को बाहर लेकर आता है और मैडी को दिखाता है और वो उस कैमरा के नेगेटिव्स को भी डेवलप करवाता है ये देखने के लिए कि क्या उसके अंदर किसी की फोटो है या फिर नहीं। अब रात को सोते टाइम उसे कुछ एटिक से आवाजें आने लगती हैं जिनको वो चेक करने जाता है और वहाँ उसे क्रेडल में एक बच्ची दिखाई देती है जिससे वो बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। हालांकि वो उसे अपना नाइटमेयर या फिर एक विजन समझकर खुद को नॉर्मल कर लेता है। अगले दिन वो मैडी को उस नेगेटिव्स की फोटो दिखाता है तो ये फोटो इस घर के सामने खड़ी हुई एक लेडी की थी और फोटो की सेटिंग और उस लेडी की ड्रेसिंग से वो लगभग 100 साल पुरानी भी लग रही थी। और इस फोटो को देखकर वो लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं एज ये एक तरह से हिस्टोरिकल चीजें उनके हाथ लगी हैं। अब आगे के कुछ सीन्स में पार्कर अपने काम से मीटिंग्स में जाता है, अपने काम में बिजी रहता है और एक दिन वो घर के बाहर किसी की कार को देखता है जिससे वो काफी परेशान होने लगता है। खैर अब एक शाम वो एक छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी को रखते हैं जिसके अंदर उसका एजेंट रॉब, उसका फ्रेंड डेवी, उसकी गर्लफ्रेंड जेनी होते हैं और यहाँ पर बिन बुलाए डॉन भी आ जाती है गिफ्ट लेकर और पार्टी में शामिल हो जाती है। पार्कर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और मैडी को उसका ऐसे आना अच्छा नहीं लगता। खैर अब वो पियानो प्ले करती है, कोई सॉन्ग भी सिंग करती है और थोड़ी देर बाद घर चली जाती है। अब पार्कर डेवी से बात कर रहा होता है और उसे फिर से वही कार दिखाई देती है जिससे वो परेशान होने लगता है और अब वो डेवी को बताता है कि उसने एक लड़की को डेट किया था जो कि ज्यादा सीरियस था भी नहीं, लेकिन वो लड़की उसके पीछे ही पड़ गई थी। बहुत सारे मैसेजेस करने लगी तो उसने नंबर चेंज कर लिया लेकिन वो नहीं मानी और वो उसके घर के बाहर अपनी कार में घंटों बैठी रहती थी। वो पुलिस को बुलाता उससे पहले ही वो भाग जाया करती जिससे कि पुलिस को उस पर ही शक होता था। लेकिन एक दिन वो लड़की उसके रूम के अंदर छिपी हुई थी जिसको अरेस्ट कर लिया गया और कुछ दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया गया था और उसे साइकिक वार्ड में भी रखा गया था उसके साइकोटिक बिहेवियर की वजह से। और उसकी लास्ट अपडेट के हिसाब से फिलहाल वो कहीं और रहने लगी है। लेकिन यहाँ पर वो कार देखकर वो काफी परेशान है। उसको लग रहा था कि शायद से वही तो वहाँ पर नहीं है या फिर शायद से कार का ऐसे खड़ा रहना उसके अंदर किसी चीज को ट्रिगर कर रहा था। खैर वो दोनों घर में घूमने लगते हैं और एटिक में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें वॉल के कुछ बोर्ड्स निकले हुए मिलते हैं जिन्हें चेक करने पर उसके अंदर ढेर सारे लव लेटर्स थे। वो लोग उन लेटर्स को नीचे लेकर आते हैं और मैडी एक लेटर को पढ़ती है तो ये लव लेटर्स असल में रेबेका नाम की लेडी ने विलियम नाम के आदमी के लिए लिखे थे, जहाँ पर विलियम ने इस घर को बनवाया था और रेबेका वो फोटो वाली ही लेडी है। रात को पार्कर और मैडी सोने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी पार्कर को घर के अंदर एक फूड कैन रोल होता हुआ दिखाई देता है जिससे वो परेशान होने लगता है। इस घर के अंदर कोई और तो था नहीं तो ये कैन यहाँ पर कैसे आ सकता है और रोल कैसे कर रहा था। तो वो यहाँ वहाँ चेक करने लगता है और बाहर जाता है तो स्विंग उसे मूव होता हुआ मिलता है, यानी कि झूला उसे हिलता हुआ दिखाई देता है जिससे कि वो परेशान होने लगता है क्योंकि हवा भी वहाँ पर नहीं चल रही थी और बिना किसी इंसान के बैठे वहाँ पर झूले का ऐसे मूव होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था अनटिल और अनलेस वहाँ पर कोई स्पिरिट हो। अब वो आकर सो जाता है और थोड़ा डरा हुआ सा रहने लगता है। अगले सीन में मैडी उस लेडी की तरह तैयार होती है और उसी कैमरा से पार्कर उसकी एक फोटो को क्लिक करता है। अब रात को ये दोनों रेबेका के लेटर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर उसने लिखा था कि वॉल्स उन दोनों को अलग रख रही है, तो उसका मतलब क्या होगा। इस पर पार्कर कहता है कि वो सोसाइटी की वॉल की
बात कर रही होगी, एज उस टाइम पर डेट करना इतना आसान नहीं था। जिस पर मैडी बोलती है कि शायद यहाँ पर कोई मेटाफर है। खैर पार्कर को फिर से झूले की आवाज आती है और वो उसको देखने जाता है तो उस पर कोई लेडी बैठी हुई थी और वो मैडी को 911 पर कॉल करने के लिए बोलकर नीचे जाता है तो झूले पर से वो लेडी गायब हो चुकी थी। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों से कुछ सवाल जवाब करने लगती है। यहाँ पर पार्कर कहता है कि उसने उस लेडी का चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो तुरंत ही गायब हो गई और मैडी ने तो ऑब्वियसली उसको देखा ही नहीं था। अब मैडी उनको बताती है कि पार्कर को पहले एक स्टॉकर का सामना करना पड़ा था जिसका रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी उसके पास में है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अगर वो कंफर्म नहीं है कि वो लेडी वही थी तो ऑर्डर चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता और वो अभी आसपास चेक कर लेंगे, हो सकता है कि शायद कोई ड्रंक गर्ल या फिर कुछ ऐसा ही होगा। पार्कर इन सब से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था और घर के बाहर वो सीसीटीवी कैमरास तक लगवा देता है। लेकिन एक दिन वो अपनी अगली बुक को टाइप कर रहा होता है और कुछ काम से रूम से बाहर चला जाता है तो हम उस कैमरा के अंदर उस लेडी को देखते हैं जो कि कैमरा को दूसरी साइड घुमा देती है। और अब पार्कर जब वापस आता है और लैपटॉप देखता है तो उसके अंदर उसकी आधी स्टोरी को किसी ने रीराइट कर दिया था और उसकी जगह पर आई लव यू लिख दिया था, जिससे कि वो बहुत परेशान और डर जाता है। अब उसे कुछ आवाजें आती हैं और बेसमेंट की लाइट्स ऑन होती हैं। वो जब बेसमेंट में चेक करने जाता है तो वहां पर उसे कोने में छिपी हुई एक लड़की दिखाई देती है जिसको देखकर उसका डर से बुरा हाल हो जाता है और वो एक रॉड लेकर उसको बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है और उसके पास आने लगती है कि तभी मैडी की आवाज आती है जो कि पार्कर को रूम में बुला रही थी। और अब वो लड़की वापस जाकर छुप जाती है और पार्कर डर के मारे सदमे में आ जाता है और शराब पीने लगता है। खैर अब अगले दिन वो अपने काम से जाता है जहाँ पर कॉफी शॉप में वो वॉर सर्वाइवर से मिलता है जो कि PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे थे और उन पर वो अपनी किताब लिखता है और उसकी आखिरी किताब भी ऐसी ही चीजों पर थी जो कि बेस्ट सेलर बन गई थी। और फिलहाल अपनी अगली किताब के लिए वो एक नए पर्सन से रेगुलरली मिल रहा था जिस पर वो किताब लिख रहा है और वो उसे रोज खाना वगैरह खिला देता था जिसके बदले में वो उसे कहानी सुनाया करता। अब एक दिन घर पर डेवी और उसकी गर्लफ्रेंड आते हैं और वो लोग टाइम स्पेंड करते हुए रेबेका के वो लेटर्स पढ़ते हैं जहाँ पर डेवी को उन लेटर्स में लिखी हुई चीजों से पता चलता है कि रेबेका असल में विलियम की स्टॉकर थी, ना कि उसकी बीवी। और लेटर्स में ये भी लिखा हुआ था कि विलियम मैरिड था और उसके बच्चे भी थे, तो जिन वॉल्स की बात हो रही थी वो सोसाइटी की नहीं थी बल्कि खुद विलियम के बीवी बच्चे थे। और जब वो चेक करने जाता है तो पीछे से वही मिस्टीरियस लेडी उसे बेड से मारकर नीचे गिरा देती है और स्टेयर से नीचे गिरने की वजह से उसे काफी चोट आती है जिसको तुरंत ही वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। घर आकर मैडी बहुत परेशान थी जिसे सुलाकर पार्कर थोड़ा काम करने के लिए हॉल में आता है और उसे एटिक से किसी के गाने की आवाजें आने लगती हैं जिसको चेक करने वो जाता है तो एटिक के बाहर बालकनी में वही मिस्टीरियस लेडी खड़ी हुई थी और ये लेडी ही असल में रेबेका है जो कि पार्कर से कहती है कि वो पागल नहीं है और तुरंत ही उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और इंटीमेट होकर तुरंत ही गायब भी हो जाती है। और तभी हम यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि अगर वो भूत वाकई में है तो उसे किसी को मारने के लिए बैट के इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, और अगर वो भूत नहीं है तो वो ऐसे कैसे गायब हो पा रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि 100 साल की रेबेका अभी तक इतनी जवान कैसे थी। यानी कि यहाँ पर कहानी सुलझने की जगह बहुत ही ज्यादा उलझती जा रही थी। पार्कर और मैडी डेवी के घर पर थे जहाँ पर डेवी पार्कर से कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि किसी इंसान ने उसे पीछे से हिट किया था और वो कोई और नहीं बल्कि पार्कर की वही स्टॉकर हो सकती है, तो वो सेफ्टी के लिए उसकी गन लेकर घर जाए। और आज मैडी डेवी के घर पर ही रहेगी तो वो घर जाकर सब जगह अच्छे से चेक करे और उस स्टॉकर को ढूंढे और अपनी फैमिली को बचाए, जिस पर वो एग्री हो जाता है और वापस अपने घर निकल जाता है। तभी हम मैडी को उन लेटर्स को पढ़ते हुए सुनते हैं तो उन लेटर्स के अंदर रेबेका विलियम के लिए पागल थी, उससे मिलने उसके घर के बाहर खड़ी रहा करती, उनके बीच वाइल्ड इंटीमेसी थी और आगे चलकर वो विलियम से प्रेग्नेंट भी हो जाती है। उनका रिश्ता नॉर्मल से ज्यादा किसी कहानी जैसा था, यानी कि ड्रामेटिक रिलेशनशिप था। इसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बीवी बच्चे, स्टॉकिंग, वाइल्ड इंटीमेसी और बहुत कुछ था और उनका अंत भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। खैर पार्कर घर पर कैमरा चेक करता है तो बाहर उसे रेबेका घूमती हुई दिखाई देती है और वो बाहर देखने जाता है तो असल में वहाँ पर डॉन उससे मिलने आई थी जो कि अपने घर पर बोर हो रही थी, तो यहाँ पर ड्रिंक करने चली आई और वो उसको अंदर बुलाता है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। बातों ही बातों में डॉन उसको कहती है कि उसने उसकी किताब पढ़ी है जो कि काफी डिस्टर्बिंग थी और पार्कर की जिंदगी में उसका खुद का ऐसा बैड टाइम क्या था, जिस पर वो बताता है कि वो बच्चा था तब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसके एक दोस्त ने उसको लंच का लालच देकर उसे कार पर पत्थर फेंकने को बोला था और उसने खेल खेल में एक बड़ा सा पत्थर फेंक भी दिया जिससे कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसका ड्राइवर मारा गया, जिस चीज का गिल्ट उसे आज भी है। और डॉन उसको समझाती है कि वो गलती थी और उसको हक करके कंसोल करने लगती है। अब वो दोनों काफी क्लोज आने लगते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन पार्कर के पास गन थी तो वो उसे छुपाने के लिए वॉशरूम चला जाता है और डॉन रूम के अंदर ही वेट करने लगती है जिसे
बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। अब उसे चेक करने वो वहां पर जाती है तो रेबेका उसको मिलती है, जो कि उसे रॉड से पीट कर जान से मार डालती है। पार्कर अब वॉशरूम से बाहर आता है और डॉन को ढूंढने लगता है, जो कि उसे बेसमेंट में मरी हुई मिलती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और परेशान हो जाता है, जिसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकता था, मदद नहीं मांग सकता था, तो वो डॉन की बॉडी को बैकयार्ड में बैरी कर देता है और उसके खून को साफ करता है। अपने खून से सने हुए कपड़ों को जला देता है, साथ ही साथ खुद के शरीर पर लगे हुए खून को बाथटब में बैठकर साफ करने लगता है। अब वो अपने बेडरूम में जाता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, जिसके पास में रेबेका आती है और वो उससे कहता है कि उसने उसकी लाइफ खराब कर दी, जिस पर वो कहती है कि वही उसकी जिंदगी है। और अब वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वो अपने खून से भीगे हुए कपड़े चिमनी में जला देती है। खुद खून से लथपथ बाथटब में बैठी हुई थी, मींस उसने भी कुछ खौफनाक फेस किया था या फिर कुछ बहुत भयानक चीज करी थी। अगले दिन अब पार्कर काफी परेशान बैठा हुआ था और मैडी घर आती है, जो कि अपने रूम में जाती है तो किसी ने उसके सारे कपड़ों को, उसकी फोटो को, सामान को बुरी तरह खराब कर दिया था, जिससे वो काफी डर जाती है और परेशान होने लगती है, जिसको पार्कर संभालता है। और वो कहती है कि ये काम पार्कर की स्टॉकर का ही है और वो घर में आई होगी। वो लोग अनसेफ हैं, जिस पर वो कहता है कि ये काम किसी और का होगा, क्योंकि डोर अनलॉक्ड था तो कोई और वहां पर आया होगा। लेकिन मैडी ये सारी बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो ये कहती है कि ये सब पार्कर से शुरू हुआ है, वो उसकी स्टॉकर है, तो वो पुलिस को बुलाए और उसको अरेस्ट करवाए। लेकिन अब मैडी की मदर भी यहाँ पर उससे मिलने घर पर आ जाती है डेकोरेशन करवाने के लिए, जिससे वो लोग फिलहाल के लिए इस डिस्कशन को रोक देते हैं। अब वो दोनों मार्केट जाती हैं शॉपिंग करने और पार्कर वॉशरूम से उस गन को हटाने जाता है, लेकिन वो गन उसे वहां नहीं मिलती, जिससे वो काफी परेशान था। अब शाम को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और मैडी की मदर एवेलिन उसकी स्टोरी के बारे में बात करती है। वो बताता है कि वो सर्वाइवर उसे कैफे में मिलता है, कुछ डोनट्स और चॉकलेट के बदले में अपनी कहानी सुना देता है। उसकी कहानी बहुत अच्छी और फैंटास्टिक होती है और उसकी जिंदगी बहुत कुछ सिखाने लायक है और फिलहाल वो कैसे अच्छे से जी रहा है ये सब वो बताता है। अगले दिन अब पुलिस और डॉन का बॉयफ्रेंड, जी हाँ डॉन का बॉयफ्रेंड है, फिर भी यहाँ पर वो पार्कर के साथ इंटीमेट हो रही थी। खैर यहाँ पर वो उसको ढूंढते हुए आ जाते हैं, जिनसे वो कह देता है कि वो उसे 2-3 दिन पहले ही दिखी थी। तभी मैडी यहाँ पर उसके घर के बारे में बताती है कि कोई उसके घर के अंदर भी घुसा था सामान खराब करने के लिए, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि उन्होंने कंप्लेंट करी या फिर नहीं, और फिर वो सीसीटीवी चेक करने का बोलते हैं, जिस पर पार्कर स्ट्रेंजली ये कहता है कि वो फिलहाल खराब है और बाद में ठीक होगा। तभी पुलिस ऑफिसर और डॉन का बॉयफ्रेंड वहां से चले जाते हैं। अब मैडी तभी पार्कर से बात करते हुए बोलती है कि वो अपने स्टॉकर का कुछ करे और अगर उसकी स्टॉकर यहाँ पर नहीं है तो ये घर पक्का हॉन्टेड है, तो वो लोग इसके बारे में रियल एस्टेट एजेंट से बात करेंगे और उनके पैसे वापस ले लेंगे, जिस पर वो कहता है कि ये घर हॉन्टेड नहीं है। तभी रात को वो दोनों सो रहे होते हैं और उसकी नींद किसी आवाज से खुलती है और वो विंडो के बाहर देखता है तो उसको एक बच्ची दिखाई देती है, जो कि पहले क्रेडल में दिखाई दी थी, जो कि उससे कहती है कि रेबेका उसे भी ले लेगी। और अब वो बच्ची की आवाज का पीछा करते हुए एक रूम के अंदर जाता है तो उसे वहां पर वो बच्ची और उसकी मदर दिखाई देती है, जिनको किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था और ये दोनों असल में विलियम की बीवी और उसकी बेटी है। और तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था, लेकिन उसे जैसे जैसे चीजें पता चलती जा रही थी उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था। अगले सीन में मैडी उससे बात करने आती है और वो उससे कहता है कि वो सही थी, इस घर के अंदर टेरिबल चीजें हुई हैं और वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए उसने ये चीजें उससे छुपा कर रखी। तो असल में ये घर विलियम ने मूव किया था, मींस एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था और घर मूव करना तब भी पॉसिबल था और आज भी है। असल में विलियम ने रेबेका से बचने के लिए ऐसा किया, लेकिन उसने उनको ढूंढ ही लिया और सबको मार दिया। और अब हम समझ पाते हैं कि वो खून के कपड़े क्यों जला रही थी और वो खून आखिर था किसका और यहाँ पर क्या हुआ था। वो आगे बोलता है कि ये सब उसे खुद रेबेका ने ही बताया है, जो कि अब उसको चाहती है और मैडी से अलग करना चाहती है, जिसको सुनकर वो बहुत डर जाती है और जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़ने के लिए बोलती है। खैर रात को सभी सो रहे होते हैं और परेशान पार्कर बैठा हुआ था, जो कि रेबेका को घर के अंदर आता हुआ देखता है, जिसके हाथ में वही गन थी जिससे वो मैडी को मारने जाती है। लेकिन पार्कर उसको रोकता है और उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है और बदले में वो उसकी बात मान लेगा, उसका हो जाएगा। और ऐसा बोलते ही वो दोनों एटिक में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन सेम सवाल अभी भी उठता है कि अगर ये भूत है तो किसी को मारने के लिए उसे गन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। अब आवाज से इवलिन जाग जाती है और एटिक में आकर उनको देख लेती है। तभी हम रेबेका का असली चेहरा देखते हैं, जो कि असल में जला हुआ था और वो इवलिन के ऊपर अटैक कर देती है। अगले दिन अब मैडी मार्केट जाती है और उसकी बात ना तो इवलिन से हो पा रही थी ना ही पार्कर से। अब वो एक हिस्टोरियन के पास में जाती है उस घर के बारे में पता करने के लिए, जहाँ से उसको पता चलता है कि वो घर सच में ही मूव हुआ था, लेकिन रीजन कुछ और था। उस प्रॉपर्टी पर ऑयल मिला था,
इसलिए विलियम ने अपना घर मूव किया, जिस पर मैडी कहती है कि उसने सुना था कि रेबेका की वजह से ऐसा हुआ, जिस पर हिस्टोरियन बोलती है कि रेबेका तो उस घर के नेबर में रहती थी जो कि खुद अबैंडन थी। वो एक अनमैरिड यंग गर्ल थी जिसने बहुत दुख देखे और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जिसका या तो मिसकैरेज हो गया था या फिर उसने खुद ही अबॉर्ट कर दिया और फिर उसने खुद को खत्म कर लिया था। और न्यूज वालों को तो स्कैंडल क्रिएट करना पसंद है, तो रूमर्स उड़ा दिए गए कि वो बच्चा विलियम का था एंड ऑल, लेकिन ऐसा सच में कुछ भी नहीं था। जिस पर मैडी बोलती है कि उस घर के अंदर जो लोग मारे गए थे उनका क्या, जिस पर वो कहती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं मरा था। विलियम की फैमिली तो अच्छे से अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पर रही और उसकी बेटी अपने 80s में उस हिस्टोरियन से मिली भी थी। और ये सब सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एस पार्कर को ये गलत कहानी किस रेबेका ने सुनाई है, और अब घर जाने लगती है, जिससे कि वो हिस्टोरियन रेबेका की फोटो के बारे में पूछती है और वो कहती है कि उसे कैसे पता, जिस पर वो बोलती है कि यहाँ पर पार्कर आया था और उसने ही फोटो दिखाई थी और वो भी यही बातें कह रहा था। और अब मैडी परेशान हो जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आया था और पार्कर ने उसे कुछ बताया क्यों नहीं, और उसको सब कुछ सच पता था फिर भी उसने उसको झूठी कहानी क्यों बताई। और अब वो घर आती है तो उसको एक लेडी खड़ी हुई मिलती है जो कि उससे कहती है कि उसे पार्कर से मिलना है, और मैडी पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो वो शॉकिंगली बताती है कि वो उसकी थेरेपिस्ट है जो कि कोर्ट ने उसे अपॉइंट किया है। और तभी मैडी उस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को देखती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो भैया असल में जो कहानी पार्कर ने अब तक बताई कि उसकी कोई स्टॉकर थी, तो असल में वो खुद उस लेडी का एक स्टॉकर था जो कि एक साइको है और उसे साइकोटिक वार्ड में 1 महीना रखा गया था, और फिर जब तक वो मेंटली फिट ना हो जाए उसे थेरेपिस्ट से लगातार कंसल्ट करना था, और लेकिन उसने एक बार भी कंसल्ट नहीं किया। साथ ही साथ मैडी कैमरा चेक करती है तो उसके अंदर उसे पार्कर डॉन की बॉडी को ठिकाने लगाते हुए दिख जाता है। मैडी यहाँ पर उस थेरेपिस्ट से बात करने के लिए नीचे आती है, लेकिन अब तक उसे पार्कर खत्म कर चुका था और मैडी उससे डर कर भागने लगती है और वो उसके पीछे आकर बोलता है कि लोगों को एग्जिस्ट होने की जरूरत नहीं होती, पेन रियल होता है, सीक्रेट रियल होते हैं, और उसके सीक्रेट्स उसने अपने अंदर दबा रखे थे जो कि उसके अंदर फट पड़े और ऐसे बाहर आने लगे, जिसके साथ हम समझ पाते हैं कि वो एक साइको है जिसके दिमाग में अलग अलग कहानियां हैं। वो सर्वाइवर की कहानी भी उसके दिमाग के अंदर थी जिसे उसने खुद ही लिखा है, और ये रेबेका की, उसके धोखे की, लोगों को मारने की, इनफैक्ट रेबेका ने खुद को मारा, ये सारी कहानी उसके दिमाग के अंदर थी। वो एक तरह से मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है जो कि अलग अलग पर्सनैलिटीज के अंदर स्विच होता रहता है, और वो खुद ही रेबेका के अंदर स्विच हुआ था। उसने ही डॉन को मारा और इंटीमेसी के टाइम भी वो अकेला ही था। इवलिन पर भी अटैक उसने ही किया था और बचपन में उसने खुद से ही उस कार पर पत्थर फेंका था जिससे कि उस आदमी की जान चली गई। और उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज एक तरह से उसे गिल्ट फ्री रखती है। बेसिकली एक कोप अप मैकेनिज्म है ताकि वो खुद के गिल्ट से दूर रह पाए। और अभी वो रेबेका की पर्सनैलिटी के अंदर मैडी को मारने चाहता है, लेकिन उसको वो गन मिल जाती है और वो उसे शूट करके खत्म कर देती है। लेकिन थैंकफुली उसकी मदर बच गई थी, वहां पर एटिक के अंदर थी जो कि थोड़ी बहुत इंजर्ड थी, और अगले सीन में वो ये घर छोड़कर चली जाती है हमेशा के लिए। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम यहाँ पर एक नए कपल को शिफ्ट होता हुआ देखते हैं जिन्हें मैडी की प्लेट कैमरा वाली फोटो मिल जाती है, और वो लोग उसको 100 साल पुराना मानते हैं, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद रेबेका की फोटो भी असली नहीं होगी, अभी के ही टाइम पर होगी किसी और लड़की की जो कि फन में ली गई होगी। और पार्कर ने रेबेका के नाम को लेकर एक नकली पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर ली थी, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द मिस्ट्रेस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी। और हाँ, बात करें उन लेटर्स के बारे में तो वो भी मेरे ख्याल से यहाँ पर पार्कर ने ही लिखे होंगे और उनको वहां पर रख दिया होगा ताकि उसकी कहानी बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक लगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी कहानी वो अपनी नई किताब के लिए ही लिख रहा था, लेकिन अल्टीमेटली उसका डिमाइस हुआ। और पार्कर के भी दोस्त को रेबेका ने नहीं मारा था, बल्कि वो कुछ और नहीं बल्कि पार्कर ही था। इनफैक्ट इस घर के अंदर उसे जितनी भी चीजें दिख रही थी, जो भी चीजें हो रही थी, वो खुद ही कर रहा था। मूवी की जो स्टार्टिंग है ना वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है और जो उसका ट्विस्ट है वो तो इसको काफी बढ़िया बना देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए